नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 115वीं कड़ी में हम आज आपसे बातचीत कर रहे हैं। आज एक ऐसे गांव के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में एक बड़ी रोचक बात यह है कि इस गांव में सभी व्यक्ति, चाहे वो सब्जी वाला हो या मजदूर हो या शिक्षित हो, पढ़े लिखे लोग हों, और चाहे किसी भी पूरा गांव समझ, वो संस्कृत में बात करता है। ऐसा नहीं, एक और वहाँ की जो स्थानीय भाषा भी वो लोग जानते हैं, लेकिन पूरा का गांव 600 परिवार का गांव है और वो संस्कृत में बात करता है। और संस्कृत में बात करने के बावजूद देखिए, ये जो हम विशेष बात आपको बताना चाहते हैं कि इस गांव ने हर तरह से साधन और संपन्न बना हुआ है। आम लोगों के मन में ये बात होती है कि ये संस्कृत भाषा में कैसे रोजगार मिलेगा, क्या काम मिलेगा, संस्कृत भाषा जान के क्या करेंगे। लेकिन फिर भी यह गांव न रोजगार में, इसको गांव में दिक्कत है, न किसी को संपन्नता में दिक्कत है, और पूरा गांव कृषि और पर आधारित है। इस गांव में मुख्य रूप से सुपारी और धान की खेती भी होती है, तो कृषि भी है, आधारित भी है। और संस्कृत का पूरा गांव उस संस्कृत के ज्ञान परंपरा को, जो हमारी प्राचीन भाषा है और प्राचीन परंपरा है, उसको लेके यह गांव आगे बढ़ रहा है। मतलब ये गांव एक मॉडल है, आप ये समझ लीजिए कि इस तरह का विरासत और विकास का एक मॉडल है ये भारत का एक गांव, और इसको संस्कृत गांव के नाम से जाना जाता है। तो गांव सरकार की 115वीं कड़ी में हम आज इसी गांव के बारे में बात करेंगे। और यह गांव का नाम है मतरू, और ये गांव कर्नाटक में है, शिकोहा डिस्ट्रिक्ट के पास में ये गांव है। और इस गांव को बारे में 600, जैसा मैंने बताया, 600 घर हैं, और 600 घरों में थोड़ा सा 1 मिनट इस गांव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताना चाहते हैं, और वही ये रोचक है। तो ये इसका मतूर कर्नाटक में है और शिकोगा जिले में स्थित है। अब इस गांव के बारे में आपको हम बताएं कि इस गांव में एक संस्कृत भाषा पढ़ने के बावजूद पूरा गांव संस्कृत जानता है। इस गांव में कोई परिवार, 600 जो परिवार है, कोई परिवार ऐसा नहीं है जिस परिवार से कम एक लड़के इंजीनियर नहीं है, कम से कम एक लड़का। और इस गांव में समझ लीजिए 600 परिवार में तो हर परिवार से 1, 2, 3 लड़के इंजीनियर हैं। और इस गांव में 30 संस्कृत के प्रोफेसर हैं जो कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में जाके वहाँ संस्कृत पढ़ाते हैं। 2 बात हो गई। तीसरी बात यह है कि इस गांव में बहुत सारे लड़के जाके विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। चौथी बात यह है कि इस गांव में बाहर से भी लोग आके संस्कृत पढ़ते हैं, विदेशों से लोग आके पढ़ते हैं। 5वीं बात, महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ के तमाम नौजवान आजकल जब से कंप्यूटरीकृत हुआ है मामला, तो ऑनलाइन क्लास लेते हैं और दुनिया भर के लोगों को संस्कृत की शिक्षा देते हैं। अपने घर पर बैठे बैठे वहीं से दुनिया भर लोगों को ऑनलाइन, जो उनके ट्यूशन लेना चाहते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, और घर बैठे संस्कृत से वो अपना आय कर रहे हैं। इसके अलावा इस गांव में मंदिर है, यज्ञशाला है, पाठशालाएं हैं, और नदी के किनारे ये गांव है, तो नदी में हमेशा कोई वैदिक मंत्रों का यज्ञ होता है, और यज्ञ की परंपरा भी चलती रहती है। तो पूरा एक जो हमारी वैदिक रीत है, जो हमारी, उसी मैंने कहा, जो विरासत है भारत की, उस विरासत के साथ साथ ये विकास में देखिए कि किस तरह से इंजीनियरिंग में और क्षेत्रों में लड़के पढ़ के आगे निकल रहे हैं। और वहाँ के जो विश्वविद्यालय हैं, उनके जो रेटिंग है, मतलब उनके जो कर्नाटक सरकार ने जो श्रेष्ठ विद्यालयों में जो उनकी रेटिंग है, उस श्रेष्ठ विद्यालय में वहाँ के जो विद्यालय हैं उसमें वो उन्होंने शामिल कर रखा है। इसके साथ साथ वहाँ अपना पाठशालाएँ है,
उसमें लोगों को 5-5 साल के, 2-2 साल के, 3-3 साल के, और यहाँ तक कि 10-10, 15-15 दिन की भी संस्कृत की कक्षाएं चलती हैं। अगर कोई बाहर से 10 दिन 15 दिन में भी संस्कृत सीखना चाहे तो यहाँ आता है। तो पूरा गांव साधन संपन्न है और इस गांव में किसी तरह की जो जो बुनियादी जरूरतें हैं उसकी भी कमी नहीं है। तो ऐसा देखिए, ये मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि ये मॉडल, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ, बार बार दोहराता हूँ कि गांव को अपनी परंपराओं के साथ विकसित होने दीजिए। हर गांव की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, अपनी अपनी परंपराएं हैं, अपने हर गांव के अपने 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 सोच है, आगे बढ़ने के अपने अलग अलग उनके तरीके हैं। उनको एक तरह से जो सरकारी व्यवस्था से हर गांव को एक जैसा, आप जैसे शहर बसाते हैं उस तरह से गांव मत बनाइए। हमारे देश में इस समय नेताओं के पास एक ही मॉडल है, बार बार इस बात को मैं कहता हूँ, क्यों नहीं समझते हैं कि हर चीज़ को शहर बना दो। शहर मतलब उसका, गांव जो है रोज प्रतिदिन शहर के विस्तार से गांव को लेते जा रहे हैं। गांव को शहर बनाने के चक्कर में गांव तो खत्म ही हो गए हैं, साथ साथ वो सारी परंपराएं, सारी विरासत उसको मिटा के और स्कूल और सड़क और बिजली लगा के समझते हैं कि हमने गांव को शहर में मिला के उसका विकास कर दिया। ये देश को, जो उनकी अपनी तौर तरीके और परंपराएं हैं, उनको तो मट्टी में मिला देते हैं। इसके अलावा इनके पास है नहीं। और जब गांव सरकार की बात करेंगे तो वो कहेंगे कि उनको नेतागिरी खत्म हो जाएगी। जैसे जब अगर गांव को अपने ढंग से विकसित कर देंगे तो ये क्या करेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि गांव की जो व्यवस्था है उनको अपने ढंग से पूरा अधिकार क्यों नहीं देते यार। और देखिए ये किस तरह अपने विकसित करते हैं। इस गांव के लोग, ये इस गांव में जो विकसित किया उन्होंने, क्या सरकार ने ऐसा विकसित किया? सरकार ने तो 50 विश्वविद्यालय संस्कृत के खोले होंगे। क्या कोई विश्वविद्यालय के या कोई प्रोफेसर किसी ने जाके कहीं इस तरह का कोई गांव विकसित कर दिया हो? देश में कोई दूसरा गांव विकसित कर दिया हो, सरकार ने विकसित कर दिया हो? जो कुछ विकसित हुआ गांव के लोगों ने विकसित किया, अपने ढंग से विकसित किया। और कोई बहुत पहले की बात नहीं है, पहले 83 के सन 1983 की बात से इन लोगों ने, जब गाँव वालों ने सोचा कि हम अपने संस्कृत को, पहले संस्कृत गाँव में बोलते थे लोग, लेकिन उसको एक संगठित ढंग से 83 से उन्होंने एक संगठित ढंग से इसको, गाँव को, पूरे गांव को उन्होंने संस्कृत गांव के रूप में विकसित किया। और जैसा मैंने कहा कि हर आदमी, और वहाँ कुछ मुस्लिम परिवार भी रहते हैं, वो भी संस्कृत बोलते हैं। तो ये एक अपने आप में कितना बड़ा नमूना है और ये सबके लिए समझने की बात है। अब आपको मैं बताऊं कि कुछ वहाँ ने इतना ही नहीं किया, उन्होंने गांव को की जो भाषा है, कितनी ढंग से बातचीत करते हैं, उनके कुछ बातचीत का मैं आपको सुनाऊं तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे इस गांव में किसी से बातचीत करते हुए कहेंगे कि भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है? अब ये कितना सरल है, भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है? कोई मिलता है तो भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है? अभी कौन सी इतनी सहज भाषा है, और उसके बाद भी और लोग करते हैं, इसी बातचीत करेंगे। दूसरी भाषा है कथम अस्ति भवान, आप कैसे? फिर दोहरा दो, कथम अस्ति भवान, आप कैसे हैं? मिलते हैं सामान्य बातचीत में, सब्जी खरीदने जाइए, बातचीत करने जाइए, सब पूरे गांव के लोग, और बहुत उसके गर्वान्वित होकर अपनी भाषा में वो संस्कृत में बात करते हैं। अब इस गांव में ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल इसके लिए ही इसमें काम किया। उन्होंने इस गांव में समझ लीजिए कि बहुत जगह जगह पे जो हमारे जीवन के मूल्य हैं, जो नैतिकता के सिद्धांत हैं, जो अच्छी अच्छी बातें हैं हमारे परंपराओं में, हमारे सनातन धर्म में या हमारे संस्कृति में, वो सारी चीज़ें उन लोगों ने वहाँ जगह जगह श्लोक जो है संस्कृत में उन्होंने लिख रखे हैं। जैसे मैं एक दो उदाहरण आप दूँ, और देखिए कितना उनकी सोच, हमारे संस्कृति में कितनी ऊंची सोच थी, आदिकाल से चली आ रही है। जब और जिन जो चीज़ें वो हम लोग नए शब्दों में उसको कहते हैं तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। अब एक बात उन्होंने देखी, कितना अच्छी बात उन्होंने दीवार पर लिख रखा है जगह जगह, मार्गे स्वच्छता विराजते, ग्राम सुजाना विराजनते। अब इसका अर्थ जानिए, मार्ग की स्वच्छता
उतने ही महत्वपूर्ण है जितना अच्छे लोग गांव के लिए। अब कितना मूलभूत बात देखिए कि ये श्लोक उन्होंने प्राचीन काल से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में या हमारे देश में ये प्रचलित था उसको उन्होंने उद्धृत किया है कि मार्गे स्वच्छता विराजते ग्राम सुजानत विराजनते। और उसके बाद अब आजकल के चलता है कि सफाई करो, गांव की सफाई करो। अरे इतना महत्वपूर्ण दिया कि मार्ग की भी स्वच्छता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि गांव में अच्छे लोग नहीं रहे तो गांव नष्ट हो जाएगा। और जब ये मार्ग स्वच्छ नहीं रहेंगे तो पूरा लोगों का चलना मिलना मुश्किल हो जाएगा, बीमारियां तमाम फैलेंगे और गांव का नष्ट हो जाएगा। तो गांव को बचाने के लिए अच्छे लोग चाहिए और गांव के वातावरण को बचाने के लिए स्वच्छ मार्ग चाहिए। तो ये बातें देखिए हमारी ऐसी महान संस्कृति और परंपराओं को, आप किसी भी शहर में इस श्लोक को आपने कभी पढ़ा होगा कि ये तो अगर जो सरकारी व्यवस्था में जो लिखते हैं कि सफाई के लिए कि स्वच्छ रखिए अपने को, उससे कोई संदेश जाता है, कोई भाव पैदा होता है और कहीं से वो लिख दिए और हमारे आदिकाल से चला रहा है। ये वो गांव वालों ने इनकी वाली बात तो नहीं लिखी, उन्होंने अपनी सनातन परंपरा की चीज़ें थी, अपनी संस्कृति की बात आदिकाल से चले उसको उस श्लोक को उन्होंने वहाँ उद्धृत किया। एक और मैं आपको बहुत सारे श्लोक लिख रखे हैं, मैं 2-1-3 दिखा रहा हूँ कि उनकी सोच देखिए गांव के लोगों की और हमारी जो संस्कृति है उसकी सोच समझ और सोच देखिए। उन्होंने लिखा वितरति गुरुवः प्राज्ञे विद्याम यथेव तथा जड़े। फिर से मैं करो, वितरति गुरुवः प्राज्ञे विद्याम यथेव तथा जड़े। इसका ये मतलब है कि जो गुरु है, जो शिक्षक है, वो अपने सभी विद्यार्थियों को समान रूप से शिक्षा देता है, चाहे वो बुद्धिमान हो चाहे मूढ़ हो, लेकिन वो शिक्षा समान रूप से देता है। अब ये देखिए कितनी बड़ी गुरु के बारे में वहाँ हमारे परंपरा और सिद्धांत। आज आप देखिए क्या हाल है शिक्षकों का। तो वो उसने ये कहा कि गुरु का जो धर्म है वो तो हमारे सामने सभी विद्यार्थी हैं हमारे। अब ये अलग बात है कि जो विद्वान, ये जो बुद्धिमान है वो कितना ज्ञान अर्जित करता है और जो मूढ़ है वो कितना अर्जित करता है, लेकिन गुरु की जो दायित्व है वो समान शिक्षा देने की दायित्व है। ये देखिए कितनी महानता हमारे। और ये महानता आप ये श्लोक फिर मैं दोबारा कर रहा हूँ, कहीं भी आप ये श्लोक किसी भी स्कूल में, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या कोई भी स्कूल हो, कहीं भी आपने क्या पढ़ा होगा वहाँ से भी। लेकिन उन गांव के लोगों ने अपने गांव में इस परंपरा को जीवित रखा। वहाँ वो शिक्षा देते हैं, संस्कृत की शिक्षा देते हैं, वहाँ गुरुकुल है और उस गुरु में पाठशालाएं जो हैं वहाँ इसी तरह से शिक्षा दी जाती है। और वो ऐसा गांव बन गया है कि अपने गांव को तो उन्होंने विकसित कर ही रहे अपनी भाषा से, साथ साथ वो लोगों को शिक्षित कर रहे हैं संस्कृत से। कितना बड़ा है। अब आप ये देखिए कि जिस देश में 1% से भी लोग संस्कृत बोलते हैं, 1% से भी कम लोग पूरे देश में संस्कृत बोलते हैं, उस देश में एक गांव ने संकल्प लिया और गांव को संस्कृतमय बना दिया। पूरा गांव संस्कृतमय हो गया और संस्कृत भी है। वहाँ के शिक्षकों का कहना है कि कितनी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि वहाँ के शिक्षक कहते हैं और जिसका प्रमाण भी हो गया। उन्होंने ये कहा कि ये जो संस्कृत की भाषा है, इसको पढ़ने से, इसको सीखने से दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। एक तो आप गणित में आदमी की बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती है और तर्क शक्ति भी बढ़ती है। तो गणित और तर्क शक्ति ये संस्कृत भाषा की अपनी एक विशेषता है कि अगर आप गणित में, और इसी गणित के नाते देखिए कि हर गण में, क्योंकि बिना इंजीनियरिंग जो है, बिना गणित के तो आप इंजीनियर बन नहीं सकते। इसी गणित संस्कृत के भाषा का कमाल है, कमाल ही मैं कहूँगा कि वहाँ के तमाम बच्चे संस्कृत के माध्यम से सीखा, उन्होंने संस्कृत को जाना और उसके माध्यम से उनकी गणित इतना तीव्र हो गई, तेज हो गई कि उनको सभी इंजीनियरिंग कॉलेज जब भी वो
जाने लगे और देश विदेश में वो अपना काम कर रहे हैं। इतने लड़के हर घर से इंजीनियर पैदा कर रहे हैं। और उसी तरह तर्क शक्ति, तो अभी जो प्रोफेसर बन रहे हैं, 30 प्रोफेसर एक गांव, बताइए 600 के गांव में 30 प्रोफेसर, और ये परंपरा आगे भी बढ़ेगी। और संस्कृत के प्रोफेसर बने हुए हैं। तो ये अपने आप में क्या ये अद्भुत चीज़ नहीं है? और ये भारत के जहाँ इस तरह के, मैं जो बार बार आपको प्रेरक गांव के बारे में, किसी न किसी गांव के प्रेरक बारे में जो मैं चर्चा करता हूँ, उसके पीछे मेरी यही मंशा है कि आप ये जानिए कि जो गांव की अवधारणा इन नेताओं ने और इन अफसरों ने बना रखा है कि गांव कुछ नहीं कर सकते हैं, गांव बस बेकार हैं, वहाँ जातिवाद है, वहाँ झगड़े करते हैं लोग, आपस में लालची हैं, वो ये जो अवधारणा बना रखा है। और गांव को अगर विकास होगा तो सिर्फ सरकार ही कर सकती है, सरकार के अफसर और नेता कर सकते हैं। जबकि सच्चाई है कि इस अवधारणा के बनाने के बाद इस देश के नेता और अफसर गांव को दिन रात लूट रहे हैं। उनके पीछे यही एकमात्र उद्देश्य रहता है कि गांव को ओट और लूट का शासन बनाओ। अगर इनको जरा भी ये समझ में आती कि देश की को हमको अगर विकास करना है तो हमें गांव देश की जो विरासत है उसके साथ विकास करना है। लेकिन इन्हें तो अपने ओट और लूट के सामने वो विकास का मॉडल जो इन्होंने पेश किया है उसमें गांव को ये का विकास नहीं करते, ये विनाश और विकास के नाम पर गांव का विनाश कर रहा है। और वो विनाश आप देख रहे हैं कि हर साल 10, 20, 50 गांव शहरों में मिलाते चले जा रहे हैं, शहरों के लोगों के लिए कॉलोनियाँ बनाते चले रह रहे हैं, और वो अपने जो धंधेबाज लोग हैं उनको जमीन का धंधा करने का मौका देते जा रहे हैं। लूट खसोट नेताओं को दिन रात चल रहा है, और गांव के लोग इस बीच बात को समझ नहीं रहे हैं और समझते नहीं जा रहे हैं। बड़ी बड़ी और जब शहर बन रहे हैं तो उनको जोड़ा जाएगा, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कों से जोड़ेंगे, और फिर उसमें चौड़ी सड़कें बनाने के लिए उस गांव में जो दूर दराज के गाँव को भी उसमें लीलते जा रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ लीलते जा रहे हैं। और उसके बाद कहेंगे कि हमने गांव का बहुत विकास किया, हम देश का विकास कर रहे हैं, हमारी जीडीपी बढ़ रही है, हमारा ये लेकिन उस असल सच्चाई को अगर आप देखेंगे तो बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों का जिंदगी नरक होता जा रहा है, मामूली आवश्यकताओं की पूर्ति हो जा रही है, लेकिन जीवन में शांति अशांति इतनी फैलती जा रही है। लोगों का अपने प्रतिभा का विकास हो रहा है, जो उनकी मौलिकता का विकास हो रहा है, उनके चिंतन का विकास हो रहा है, उनकी क्रिएटिविटी का विकास हो रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है। लेकिन क्योंकि अब गांव के लोग इस अंधी दौड़ में नेताओं ने अफसरों ने उनको लगा दिया तो सोचने का मौका नहीं मिला। इसलिए मैं बार बार आपको इस बात को आपके सामने रख रहा हूँ कि ये वक्त है कि इसको आप अभी भी वक्त है कि 10-15 साल में तो ये गांव बर्बाद ही कर देंगे, इतनी सड़कें बना देंगे, इतना बड़े बड़े शहर बना देंगे, कोई गांव रह ही नहीं जाएगा। और फिर उसकी सारी गंदगी और सारी चीज़ें आपके गांव तक फैला देंगे कि जो आपको विरासत के नाम पर खोजने में कुछ नहीं मिलेगा कि आपकी विरासत थी क्या। आप खोजेंगे कि मेरी क्या विरासत थी, और बिना विरासत के आप जीवन उसी तरह से फिर फर्क नहीं रहेगा। आप हिंदुस्तान में रहिए, चीन में रहिए, रूस में रहिए, ऑस्ट्रेलिया में रहिए, और अपने मैं तो वही कहता हूँ कि भाई पागलों की तरह ज़िंदगी बिताते रहिए, पेट भरते रहिए, नींद न आए तभी सोते रहिए, खाते रहिए, यही ज़िंदगी आपकी हो जाएगी। जबकि भारत संपूर्णता में पूरे व्यक्तित्व के निर्माण से लेके हमारा तो पूरा जीवन ही भारत की जो परंपरा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मतलब ये कंप्लीट एक हमारा व्यक्तित्व का जीवन की पद्धति थी। उसकी तो बात ही भूल जाइए कि वो उसके बारे में क्या करेंगे। लेकिन सामान्यतः जो गांव सुख में थे, शांत, गरीबी थी, मैं बार बार कहता हूँ, गरीबी थी, सुखी थे, शांति में रहते थे, आपस में प्रेम था, आपस में लोग दूसरे के सुख दुख में खड़े होते थे, और बड़े से बड़े मुश्किलें भी वो आपस में मिलकर उसको निपटा लेते। ये सारी चीज़ें इन गाँव इन लोगों ने, नेताओं ने और अधिकारियों ने ख़त्म करने का मतलब लालच में, वही वोट और लूट, उसके लालच में बस, और कोई नहीं इनका। और क्या इनका स्वार्थ हो सकता है कि वोट मिले और हम लूटने का मौका मिले। इसीलिए तो इस गांव को व्यवस्था को बनाए रहेंगे। और गांव तो गांव सरकार की ही व्यवस्था से ये सारी चीज़ें आएंगी। जब उनको अधिकार मिलेगा तो उनके अंदर विचारशीलता जो है पहले से करने का मौका नहीं मिला है, फिर उनके अंदर जो
अपनी सोच है, एक से एक लोगों के अंदर सोच है, वो अपने रखें, अपनी भाषा में रखें। अलग बात है आपका जो सरकारी तरीका है, प्रोजेक्ट बनाओ, प्रोजेक्ट में ये बताओ क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितने लोग एम्प्लॉय होंगे, ये सब जो कॉर्पोरेट वाला तरीका है कि ऐसा माहौल बना देंगे कि उस गांव का आदमी प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम ही नहीं सुना, उससे प्रोजेक्ट बनवाएंगे, वो प्रोग्राम बनवाएंगे, लिखा पढ़ी करवाएंगे, ये करवाएंगे। अरे मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि किस तरह से ये नेता और अधिकारी देश को मूर्ख बना रहे हैं, किस तरह से बना रहे हैं और इसको नष्ट कर रहे हैं। विकास के नाम पर इसका इतना ऐसा विनाश करते जा रहे हैं। और क्यों कि बड़ा आसान है नकल करना, इनको अपना कोई मौलिकता तो है नहीं, कहीं किसी देश में घूमने आएंगे, वहाँ से नकल करके चले आएंगे। तो वही अब चल रहा है। अभी उत्तर प्रदेश की मैं बता रहा हूँ, ये बड़े बड़े पूंजीपति आ रहे हैं आप इंडस्ट्री लगाने, बड़े डेवलप होने, हर जगह हो रहा है, हर प्रदेश में, वहाँ से बुलाया जा रहा है। और एक आप बताओ, रहस्य की बात बताओ, ये लोग आ रहे हैं, इसमें से जितने आ रहे हैं उसमें से 5% भी प्रदेश में इंडस्ट्री नहीं लगाए। 5% नोट कर लीजिए। ये सब जमीन की लालच में आ रहे हैं, करोड़ों लाखों एकड़ जमीन ये सब पूंजीपति इंडस्ट्री के नाम पर खरीद लेंगे, थोड़ा बहुत दिखाने के लिए इंडस्ट्री लगाएंगे, और 2-4 साल में जब सरकार इधर की उधर जमीनों का इंडस्ट्री को घाटा वाटा दिखा के और सारी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे। और ये जो खेती की जमीन है, समझ लीजिए, जिसे किसान भारत का, उत्तर प्रदेश का या भारत का जो पहचान है, किसान प्रधान देश, और जो इधर 75 सालों में किसी ने जो कमाल करके दिखाया है इतना उत्पादन करके, उस सारे उत्पादन को का धंधा ठप कर देंगे। और ये सब इंडस्ट्री के नाम पर जमीन एक एक दूर दराज तक के गांव का जमीन ये हड़प लेंगे, जिसका कि, और इसमें मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इसमें देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं कि ये लोग पूरी की पूरी जमीन, अधिक से अधिक जमीन ये लोग हड़प लें, और हड़प लेने के बाद वो अपना जो उद्योग चलाएंगे। मुझे तो लगता नहीं है कि किसी क्या उद्योग ये लोग चलाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो दिखाएंगे ही। 5% आप नोट करिए आज की तारीख, और ठीक 5 साल बाद हमसे आप कभी भी आकलन करिएगा कितनी ज़मीनें इन्होंने ली और कितनी ज़मीनों पर इन्होंने वास्तव में उद्योग धंधे लगाए, या कितनी ज़मीनों को इन्होंने हड़प के और थोड़ा बहुत डेवलप करके इन्होंने छोड़ दिया। अब ज़मीन तो ले लेंगे, उसके बाद इतने नहीं हड़प ज़मीन हड़पेंगे, वो जिनको ज़मीन लेंगे सरकार से कहेंगे आप सड़क बनाइए, सरकार उनके लिए सड़क बनाएगी और उसमें भी सरकार की सारी ज़मीनें चलेगी। मतलब आप 10-5 साल में अगर ये विकास का ये मॉडल चला, जो बड़ा भारी 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन जो इकोनॉमी की बात में जो जमीन हड़पने की नीति चल रही है, ये देखिएगा वो ट्रिलियन तो हो जाएगी इकोनॉमी, क्योंकि कुछ लोगों के पास तो पैसे आ ही जाएंगे, जमीन की कीमत हो जाएगी, उनके पास खूब पूंजी हो जाएगी, ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। लेकिन गाँव के लोग उस ट्रिलियन इकोनॉमी में भी भूखे पेट ही रह जाएंगे। भूखे पेट का मैं कहता हूँ कि वही जीवन में किसी भी सुख शांति के जीवन को यापन उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वो जो संकट आज जिस स्तर पर कर रहे हैं, थोड़ा सा रहन सहन का स्तर बढ़े जाए, लेकिन संघर्ष का स्तर और दुगना तिगुना बढ़ जाएगा। तो ये मैं बीच में इसलिए मैं आपको सुझाता रहता हूँ कि इन लोगों के इनकी मंशा जो है उसको समझ दे रही है। सबकी राजनीतिक मंशा है, सबकी लूट की मंशा है, सबकी सत्ता की मंशा है। तो अगर उस लूट और सत्ता की मंशा को भी समझते रहिए, फैसला तो चूँकि हम लोग की स्थिति में है नहीं कि इनको रोक सकें, और आप जिनको रोकना है वो समझते नहीं। आप तो अभी खुश हो जाते हैं 5 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन 40 ट्रिलियन पर आप सब गाँव के लोगों को आप बता रहे हैं कि ट्रिलियन इकोनॉमी है। अरे उस ट्रिलियन इकोनॉमी में आप कहाँ होंगे? कहीं उस ट्रिलियन इकोनॉमी में एक बूंद भी आपके पास जो आपका होगा तो चला ही जाएगा। उस ट्रिलियन इकोनॉमी में आपकी अस्तित्व ही नहीं रहेगा। वो ट्रिलियन इकोनॉमी स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन और बड़ी बड़ी चीज़ें, जहाज, बड़े बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े हवाई अड्डे, बड़े बड़े चीज़ें विकसित होगी, लेकिन आप कहाँ रहेंगे? तो आपका एक कल्याण है सिर्फ आपको गांव सरकार से ही होगा। पूरी आपके पास अधिकार होगा, सत्ता होगी, आप गांव व्यवस्था चलाने खुद आपके पास अधिकार होगा। और आप किसी भी नेता और अधिकारी को जिस दिन आप गांव में घुसने नहीं देंगे, सारी व्यवस्था आप चलाएंगे। देखिए, मैं तो गारंटी देता हूँ कि 5 साल में आप गांव को स्वर्ग बना देंगे। आपको न ट्रिलियन इकोनॉमी की जरूरत है, न बिलियन इकोनॉमी की जरूरत है।
न नेता की जरूरत है, न प्रधानमंत्री की जरूरत है, न मुख्यमंत्री की जरूरत है। आप खुद ही अपने गांव को एक स्वर्ग जैसा बना के ऐसा खुशहाल कर देंगे। और इतने नहीं है, बिना ट्रिलियन और बिलियन इकोनॉमी के भी भारत को इतना संपन्न कर देंगे, इतना संपन्न कर देंगे, हर मामले में इतना इसका विरासत के साथ विकास का ऐसा मॉडल पेश कर देंगे कि दुनिया के लोग भारत को नकल करेंगे। लेकिन आज की स्थिति में ये दुनिया की तो नकल, ये लोग दुनिया की नकल करके जो भारत के विनाश कर रहे हैं विकास के नाम पर, वो उसको सावधान रहिए और जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके गांव सरकार बनाने में अपना पूरा योगदान करिए। धन्यवाद साथी।